अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज आपके साथ शेयर करना है केमिस्ट्री मॉडल पेपर सॉल्व क्लास 10th। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपके पास कुछ टाइम होगा मेरे लिए, ताकि आप मेरी बात सुने और मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे आपने केमिस्ट्री मॉडल पेपर यानी उससे तैयारी करनी है या नहीं करनी। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर मैं आपको जो है वो ग्रुप का बता देता हूँ, ताकि अगर जो बच्चे ग्रुप में ऐड नहीं है वो हो जाएं। देखो अभी जो ग्रुप की फ़ीस है वो 1500 है सालाना, तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लो, ठीक है, ताकि ग्रुप में ऐड हो जाओ। तो आपको तमाम गैस पेपर मॉडल पेपर मैं शुरू से कह रहा हूँ हर चीज़ दूंगा ग्रुप के अंदर। तो फीस ले रहे हैं तो आपको देंगे भी तमाम चीज़ें इंशाल्लाह। अच्छा अगर आपको सिर्फ नोट्स चाहिए तो 500 के हैं तमाम सब्जेक्ट के गैस पेपर, तमाम सब्जेक्ट के, यानी इससे मुराद ये है कि उन तमाम सब्जेक्ट के नोट्स में तमाम न्यूमेरिकल्स, एमसीक्यूज, क्वेश्चन आंसर्स, बैक ऑफ द यूनिट क्वेश्चन सभी चीज़ें सॉल्व होंगी। अगर सिर्फ आपको जो है वो गैस पेपर चाहिए तो 200 के हैं। गैस पेपर की ये खसूसियत है कि गैस पेपर में हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर के अलग अलग इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स निकाल दिए हैं। तो आपको चैप्टरों के वाइज मिलेगा ये तमाम काम, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बस वही निकाल दिए हैं, नहीं, चैप्टर वाइज निकाले हैं, मेहनत करके काम किया है। 80 से 70% ये लगेंगे। और मॉडल पेपर में भी बहुत से ऐसे क्वेश्चंस मौजूद हैं जो कि गैस पेपर में हैं। तो कंपेयर कर लो गैस पेपर और मॉडल पेपर को, तो पता चल जाएगा कि कितने ज़्यादा क्वेश्चंस आ गए हैं आपके पास मॉडल पेपर में गैस पेपर से। तो इसी तरह से इंशाल्लाह गैस पेपर के क्वेश्चंस आपको बोर्ड के एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल जाएंगे। अच्छा तो सबसे पहले भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मॉडल पेपर के पूरे सॉल्व का जाके डाउनलोड कर लो। लेकिन डाउनलोड करने जा रहे हो तो थोड़ी बात भी सुन लो। 8 मिनट की वीडियो है, ज़्यादा देर की नहीं है, पूरी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ मैं मॉडल पेपर को, सिर्फ कुछ बातें बतानी है वो बता रहा हूँ। मैंने 9 के बच्चों को भी ये बात बताई थी, 10th के बच्चों को मुझे उम्मीद थी कि ये बात पता होगी, लेकिन शायद आपको रिवाइज़ करा देता हूँ ताकि पता चल जाए। आपको जब भी क्वेश्चन मिले तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन को पहले पढ़ना है, उसके बाद जवाब देना है। अब आप बोल रहे होंगे सर ये बात तो हमें पता है, लेकिन ये बात पता है आपको, लेकिन आप गलती क्या करते हैं, मैं पहले आपको वो बता देता हूँ। अब आपका मैं क्वेश्चन निकाल देता हूँ, उसको बता देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा गया है डिफाइन एनालिटिकल केमिस्ट्री और इसके यूज़ बताओ इन प्रैक्टिकल लाइफ, ठीक है। तो आपने क्या किया, वैसे ज़्यादातर ऐसे बच्चे नहीं कर रहे हैं लेकिन कुछ बच्चे कर जाते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना पहले इसके यूज़ बता दिए प्रैक्टिकल लाइफ में, उसके बाद डिफाइन कर दिया एनालिटिकल केमिस्ट्री को। तो ऐसे नहीं करना है। जब भी आपसे पहला जो चीज़ पूछी गई है, जैसे आपसे पूछा गया है ना डिफाइन एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है, तो सबसे पहले आपने एनालिटिकल केमिस्ट्री को ही डिफाइन करना है, उसके बाद ही आपने जो है वो किसी और चीज़ को बताना है, ठीक है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना। फिर जब दूसरा पार्ट आ रहा हो तो फिर उसके दूसरे पार्ट को भी डिफाइन कर देना। ये तरीक़ेकार है। अगर आप इस तरीके से सवाल को नहीं करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि आपके नंबर जो है वो डिडक्ट और सब्ट्रैक्ट किए जा सकें आपके पेपर से, ठीक है, क्योंकि आप पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये पैटर्न आप फॉलो कर सकते हो, चाहो तो डायरेक्ट 5वें का जवाब दे दो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 अटैम्प्ट कर लो बाद में। मैं फिर बता रहा हूँ, आपके पास ऐसे होता है ना क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, ठीक है। आप चाहो तो डायरेक्ट क्वेश्चन 5 का जवाब दे दो, उसके बाद क्वेश्चन 2 कर लो, फिर 4 कर लो, कोई मसला नहीं है, इस चीज़ में कोई आपके नंबर नहीं कटेंगे। लेकिन क्वेश्चन के अंदर जो पैटर्न मौजूद है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइंड एनालिटिकल केमिस्ट्री और उसके यूज़ इन प्रैक्टिकल लाइफ, तो उसमें आगे पीछे मत करो, ठीक है। अब आ जाओ बता देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट बात थी। ऐसा नहीं हो कि हम सब कुछ पढ़ के जा रहे हैं, सीख के जा रहे हैं, लेकिन चंद कुछ बातें पता नहीं है जिसकी वजह से नंबर कटवा कर आ रहे हैं। तो ये चीज़ें बड़ी ध्यान रखनी है और यही चीज़ें आपके आने वाले वक्तों में यूनिवर्सिटी एडमिशन को देखेंगी। अच्छा आपके पास क्या है, अच्छा नेरेट लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, और मॉडल पेपर में भी यही वर्ड आया था नेरेट का। मैं देख लेता हूँ कि मॉडल पेपर में भी नेरेट का वर्ड आया था या कोई और वर्ड आया था। हाँ बिल्कुल, नेरेट का मतलब आया था। नेरेट का मतलब होता है बयान करना। अक्सर आप डिफाइन देखते आए हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक नया वर्ड इस्तेमाल कर दिया है नेरेट। नेरेट 3 डिफरेंसेस बिटवीन ट्रोफोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर। अच्छा तो थोड़ा सा ना इसकी प्रोनाउंसिएशन मुश्किल हो रही है, फिर कर देता हूँ, ट्रोफोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर। अच्छा यहाँ पर आपने इनके डिफरेंसेस देने हैं। अब बहुत से बच्चे मुझे पूछते हैं सर डिफरेंसेस में कितने देने, जितने बुक में मौजूद हैं या जो हमें करवाएगा तमाम, या चंद गिने चुने। तो देखो 5 मैक्सिमम है, 3 मिनिमम है, लेकिन मैं कहूँगा कि 4 ही दे दो डिफाइंड। मतलब जब भी कोई डिफरेंसेस मांगे जाए तो 3 मिनिमम है, अगर 3 भी दोगे तो वो आपके एक्सेप्टेबल होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि बस 1 और 2 लिख दिया और ये होगा डिफरेंसेस, नहीं, ये काफ़ी नहीं होंगे, क्योंकि भाई डिफरेंसेस हमेशा 3-4 ही होते हैं।
तो इसीलिए आपने 3 कम से कम देने, 5 ज़्यादा से ज़्यादा देने पेपर में। आपको चाहे ज़्यादा आते भी हों लेकिन सिर्फ 5 लिख देना उसमें से, ये आपको पूरे नंबर दिलवा देगा। तो यहाँ पर 3 लिखे हुए हैं तो आप 3 भी लिख सकते हो, वो मैं मिनिमम में कहा था। इट इज़ द लोएस्ट लेयर अबाउट अर्थ सरफेस, तो अर्थ सरफेस की जो लोएस्ट लेयर है उसे आप बोलते हो ट्रोपोस्फेयर। अच्छा, स्ट्रेटोस्फेयर आप किसे बोलते हो? इट इज़ द सेकेंड लोएस्ट लेयर। अच्छा, जो आपके पास ट्रोपोस्फेयर के ऊपर जो लेयर मौजूद है वो मौजूद है स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, तो ये आपने याद रखना, और फिर बाकी वो जो चीज़ें हैं वो डिफाइन आपने कर देनी है। अच्छा, एयरप्लेन फ्लाई हेयर, एयरप्लेन्स आर नॉट फाउंड हेयर, फ्लाई होगा, यहाँ फाउंड लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो इसको देख लेना। उसके बाद फिर आपके पास लिखा हुआ है राइट डाउन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, केसी जो होता है ना इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट, उसकी आपने यहाँ पे लिखनी है, एक्सप्रेशन लिखनी है। बेसिकली तो ये इक्वेशन लिखी हुई है, इक्वेशन है लेकिन वो एक्सप्रेशन कह रहे हैं इसे। अच्छा, फॉर द फॉलोइंग बैलेंस रिवर्सिबल रिएक्शन, तो रिवर्सिबल रिएक्शन आप पढ़ चुके हो, वो रिएक्शंस जो कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शंस में किए जा सकते हैं, उन रिएक्शंस को आप रिवर्स रिएक्शन कहते हो या रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हो। अच्छा देखो, यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना, रिवर्सिबल रिएक्शन में अगर आपके पास ऐसे साइन बने हुए होते हैं ना, अगर इस तरह का साइन बना हुआ है तो ये तो आपको पता है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन की तरफ बताता है, यानी जो आपके पास रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट बन रहा है ना, और ये वाला जो साइन होता है वो बताता है कि रिएक्शन वापस आ रहा है, यानी प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट बन रहा है, ये आपको बात पता है। लेकिन अगर ये साइन ऐसे बना हुआ हो और ये साइन ऐसे बना हुआ हो, अब इसका क्या मतलब है? क्या ये गलती से हुआ है या जानबूझ के किया गया है? तो ये चीज़ जानबूझ के की गई है। अभी भी इसका मतलब यही है कि फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन या रिवर्स या बैकवर्ड रिएक्शन। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ ये होगी कि रिएक्टेंट तेज़ी से प्रोडक्ट बन रहा है, यानी रिएक्टेंट ज़्यादा तेज़ी से प्रोडक्ट में तब्दील हो रहा है और प्रोडक्ट जो है वो कम स्पीड में रिएक्टेंट वापस बन रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है। अच्छा, अगर इसको ऐसे कर दिया जाए, इसको ऐसे कर दिया जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड तेज़ है, यानी ज़्यादा तेज़ी से प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में बन रहा है, और फॉरवर्ड जो रिएक्शन है यानी जो आपके पास रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट बहुत कम स्पीड में बन रहा है। तो इस तरह के रिएक्शंस को आप जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शंस, और कुछ इसके जो डिफरेंस थे वो मैंने बता दिए, ताकि आप लोगों को अगर पेपर में पूछ लिए जाए कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन तेज़ हो या रिवर्स रिएक्शन तेज़ हो तो फिर क्या होता है आपके पास, तो मैंने बता दिया। ठीक है, तो बाकी अगर जब भी रिवर्सिबल रिएक्शन बताना हो तो ऐसे नहीं बताओगे आप, बल्कि ऐसे बताओगे। चाहे तो दोनों तरफ एरो इस्तेमाल कर लो या वन साइडेड एरो भी इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसे करके भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, दोनों रिवर्स रिएक्शन को ही बताएंगे आपके पास। तो बात उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी तो मैंने आपको यहाँ पर बता दी। देखो, तमाम इसमें क्वेश्चंस आपके पास सॉल्व हैं, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक मैंने बता दिया था पहले ही कि हैगा, तो जाके इसको डाउनलोड कर लेना। अच्छा, तो शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे ही आपको तमाम दिया हुआ, मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको इसकी फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करेंगे और मुझे बता देंगे कि सर फुल एक्सप्लेन कर दें, मैं कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि देखो मैं भी अपने सेमेस्टर्स में केमिस्ट्री पढ़ता हूँ, लेकिन मैं जानबूझ के केमिस्ट्री नहीं पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैंने कहा फिर बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊँगा तो अच्छी बात नहीं होगी, और टीचर्स पढ़ाएंगे बायो केमिस्ट्री वो। ठीक है, अच्छा, अब आपके पास जो सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपके पास क्या मौजूद है? 24 नंबर का आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस हैं टोटल, और 24 नंबर के आपके पास टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस है, और फिर आपके पास 12 नंबर जो है वो आपके पास एमसीक्यूज के होंगे। अच्छा, तो यहाँ पे लिखा हुआ व्हाट आर लिपिड्स। ठीक है, तो ये आपने लिपिड्स बताने हैं। राइट 3 डिफरेंस बिटवीन फैट्स एंड ऑयल्स, फैट्स और ऑयल्स के दरमियान। देखो भाई, अब ये तो समझते हो शायद ऑयल ही फैट होता है, नहीं, फैट अलग चीज़ होती है, ऑयल्स अलग चीज़ होता है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास है पेट्रोल, वो भी ऑयल है, लेकिन क्या उसके अंदर फैट मौजूद है? नहीं भाई, फैट नहीं मौजूद है। तो कुकिंग ऑयल में फैट होता है, लेकिन आपके पास जो मिनरल्स ऑयल होते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल ये जो आपके पेट्रोल है, इसके अंदर फैट नहीं होता। कभी देखा है कि वो चिपचिपाहट आ रही हो उंगली में लगाने के बाद? नहीं, बल्कि जब आप लगाते हो पेट्रोल को हाथ पे तो खुरदुरापन आ जाता है हाथ के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा ये हाथ है, अभी थोड़ा सा स्मूथ लग रहा होगा, वैसे है नहीं, अभी मैं इसके ऊपर अगर तेल लगा दूँ तो चिकनापन आ जाएगा, मतलब एक शाइन आ जाएगी, यानी फैट लग गया इसके ऊपर। अगर इसी पे मैं पेट्रोल लगा दूँ ना अपने हाथ पे, तो मेरे हाथ में आपको है ना खुरदुरापन नजर आएगा, वाइट से जो है वो स्किन होने लग जाएगी। तो ये आप याद रखना, हर ऑयल में फ़ैट नहीं होता, कुछ खास ऑयल्स में फ़ैट होता है आपके पास। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। ज़्यादा टाइम मैंने आपका नहीं लिया है,
तीनों गेस्ट पेपर्स आज ही इंशाल्लाह मिलेंगे। ग्रुप में अगर आप ऐड नहीं हो तो ऐड हो जाओ, और बाकी जो आपको तमाम चीज़ें मिल ही जाएंगी इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।